हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 12th क्लास में चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। ठीक ना, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में EMI बोलते हैं। ठीक, अब आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंसेप्ट है क्या। देखिए, अगर आप एक क्लोज लूप को लिए, ठीक ना, कंडक्टिंग लूप है, आप जो हैं ऐसा देखेंगे जैसे मान लीजिए पेन जो है ना एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आप क्या किए, इस बार मैग्नेट को इसके नज़दीक ले जा रहे हैं, नॉर्थ पोल को इसके नज़दीक ले जा रहे हैं। तो आप क्या देखेंगे कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट का फ्लो होने लगा। देख लीजिए, मैग्नेट को इसके नज़दीक लेकर के जा रहे हैं और इसमें करंट का फ्लो शुरू हो गया। फिर इसी नॉर्थ पोल को जब दूर लेकर के जा रहे हैं तब भी करंट का फ्लो होता है, लेकिन तब क्लॉकवाइज होने लगता। ऐसा क्यों हो रहा है? मैग्नेट को नज़दीक ले जा रहे हैं, करंट का फ्लो होने लगा, दूर ले जा रहे हैं, करंट का फ्लो होने, लेकिन मैग्नेट को रोक के रख दिए, कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा। नज़दीक भी ले जाके रोक दिए तो कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा, रुक जाने के बाद करंट का फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन मैग्नेट जब तक मोशन में रहता है तब तक इसमें करंट का फ्लो हो रहा। तो हम लोग कंक्लूजन निकाले कि इसका मतलब कि मैग्नेट जब नज़दीक जा रहा होगा तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस मैग्नेट के कारण वो बढ़ रहा होगा, दूर जब जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंडक्टिंग लूप पे, सर्किट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए, बढ़ाया जाए चाहे घटाया जाए, तो इसमें करंट का फ्लो होता है, यानी इसमें EMF डेवलप होता है। क्योंकि करंट तो बिना EMF के आता नहीं है, यानी जरूर कोई EMF डेवलप होता है और उसी के कारण इसमें करंट का फ्लो होता। चलिए अब दूसरा एग्जांपल। मान लीजिए आप एक कंडक्टिंग लूप को लिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड, ठीक ना, कंडक्टिंग लूप को लिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। देखिए आप, ये कंडक्टिंग वायर, आप इस वायर को इधर मूव करा रहे हैं, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, समझिए कि मैग्नेट ऐसे फिक्स कर दिया गया, मैग्नेट को आप कुछ नहीं कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। लेकिन ये जो कंडक्टिंग लूप है ना, उसमें इस साइड को आप मूवेबल बना दिए हैं, फ्री टू मूव। आप क्या देख रहे हैं कि जब ये वायर इधर जा रहा है, राइट में मूव कर रहा है, तो ये जो लूप है इसका एरिया बड़ा होते जा रहा है और इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। और देख रहे हैं करंट एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो कंडक्टिंग वायर है, जब इसको इधर ले जाते हैं तो एरिया घट रहा है। अब फिर देखते हैं इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, लेकिन अब की करंट क्लॉकवाइज। बड़ा विचित्र विचित्र बात हो रही है। क्या भाई, वायर को इधर लेकर के जा रहे हैं तो देख रहे हैं क्या
कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट का फ्लो शुरू हो गया। इससे हम लोग ये निष्कर्ष निकाले कि जब ये वायर इधर जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में एरिया में चेंजिंग हो रहा होगा। यानी कि आप अगर कोई कंडक्टिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं और उसके एरिया को भी कम या ज़्यादा करेंगे तब उसमें भी ईएमएफ डेवलप होता है, उसमें भी करंट का फ्लो होता है। ये हम लोग ऑब्जर्वेशन से देखें, ठीक ना। देखें क्या कि इसमें करंट का फ्लो होने लगा। अब चलिए दो कंक्लूजन तो निकाल लिए। पहला कंक्लूजन क्या निकाले कि कोई भी कंडक्टिंग लूप पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, एरिया को मत चेंज कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कीजिए, तब उसमें ईएमएफ डेवलप होता है, करंट का फ्लो होने लगता है। जब आप कंडक्टिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए और उसके एरिया को बढ़ा घटा रहे हैं तब भी इसमें करंट का फ्लो होता है, ईएमएफ डेवलप होता है। ठीक, अब देखिए एक कंडक्टिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मान लो। अब आप इसके ना एरिया को बदल रहे हैं और ना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बदल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड किधर? इनवर्ड। एरिया जितना है उतना है। अब क्या किए, मान लो यहां एक स्टैंड बना लिया और इसको रोटेट कराने लगे। मतलब कि ये जो सर्कुलर लूप है, ठीक ना, ये जो सर्कुलर लूप है, सपोज करो इसको ऐसे रोटेट कराने लगे, तब भी देख रहे हैं कि इसमें करंट का फ्लो हो रहा। आज जब रोटेट कराने में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे अगर एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर इसको मारना है तो हाफ चक्कर तक, हाफ रिवॉल्यूशन तक अगर करंट क्लॉकवाइज है तो अगले हाफ रिवॉल्यूशन में एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी। मतलब कि अब की तो ना हम एरिया बदल रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड बदल रहे हैं। बदल क्या रहे हैं? तो भाई देखो बदल रहे हैं, जैसे अभी कॉइल ऐसे, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, कॉइल ऐसे हो गया, एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इधर। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको भी जब चेंज करते हैं तब भी देखते हैं इसमें करंट का फ्लो होता है, इसमें ईएमएफ डेवलप होता है। तो बाद में निष्कर्ष निकाला गया फैराडे के द्वारा कि फील्ड और एरिया के बीच का एंगल, तीनों में से कोई चेंजिंग होगा तो ईएमएफ डेवलप होता है, फ्लक्स में चेंजिंग होता है। तो देखो तो फ्लक्स क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया बी डॉट एरिया, यानी कि बी ए कॉस थीटा। फील्ड बदले, एरिया बदले, या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो चेंज हो, तीनों में से कोई में चेंजिंग हो तो फ्लक्स में चेंजिंग होगा, और फ्लक्स में चेंजिंग होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक ना। फ्लक्स में चेंजिंग होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा, और उस ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस फेनोमेनन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कंडक्टिंग लूप इज चेंज्ड, then EMF develops in that loop. This EMF is called induced EMF, and this phenomenon is called electromagnetic induction. है ना, सिंपल तो है। यानी कोई भी कंडक्टिंग लूप पे
जब फ्लक्स को चेंज किया जाएगा तब उस लूप में ईएमएफ डेवलप होगा, उस ईएमएफ को हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे और उस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इंडक्शन का जो कंसेप्ट है मेनली फैराडे के द्वारा दिया गया और इसको हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। तो ठीक है, पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनीशन लिख देते हैं। बोलेंगे क्या, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू a conducting loop is changed, then an EMF develops in the loop. This EMF is called induced EMF, and this phenomenon is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हम लोग सीखे। अब हम लोगों को मेनली इसमें पूछा जाता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या। देखो जी, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझेंगे। फैराडे लॉ का स्टेटमेंट है कि फ्लक्स जिस रेट से चेंज होगा उसका टाइम रेट निकालना है। यानी फ्लक्स तो आप समझ गए, बी डॉट एरिया होता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर लिखते थे, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का बात हो तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर लिखते हैं। तो बोलेंगे क्या कि फैराडे लॉ का स्टेटमेंट है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is equal to the time rate, ठीक ना, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें कैसे? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया माइनस, ठीक ना, आगे माइनस लगा देते हैं, d∅b बाई dt। ये निगेटिव साइन क्या कहता है आगे एक्सप्लेन करेंगे, समझ में आएगा। फिलहाल आप ये जाने कि इसका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वही हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए ऐसे आप जानिए कि आप बैटरी का जैसे ईएमएफ पढ़ते है ना, बैटरी है, बोलते हैं 10 वोल्ट का बैटरी। देखो अगर हम लोग VA माइनस VB निकाले 10 वोल्ट है तो VB माइनस VA निकाले तो माइनस 10 वोल्ट है। यानी कि ईएमएफ जो है हम लोग बोलते पॉजिटिव है, अगर कोई बोलता माइनस 10 वोल्ट का बैटरी है तो वो भी उतना ही सही है और 10 वोल्ट का बैटरी उतना ही सही है। बस अंतर यह है कि हम लोग जो है उसके मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ को ही बोलते हैं, है ना। कभी ऐसा सुने -5 वोल्ट का बैटरी है? नहीं,
मतलब दोनों एंड के बीच जो पोटेंशियल, दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसके मैग्नीट्यूड को बोला जाता है। अब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच डिफरेंस देखते हैं और उसी को ईएमएफ डिफाइन किया, इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू बोलते हैं। तो जनरली ईएमएफ जब पूछा जाए ना तो माइनस भी आता है, तो हम लोग उसके मैग्नीट्यूड को लेकर के पॉजिटिव कर लेते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इक्वल होता है माइनस डी फाई बी बाई डी टी। ये फाई बी क्या है? बी डॉट एरिया, यानी बी ए कॉस थीटा। जहां आप समझ रहे हैं बी क्या है, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। ए हो गया एरिया ऑफ द लूप, लूप हो, क्वाइल हो, सर्किट हो। थीटा क्या हो गया जी? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। देखो हम लोग क्या पढ़े? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो अगर मान लो जिस लूप में हम ईएमएफ निकाल रहे हैं उस लूप में नंबर ऑफ टर्न n है, या कोई कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न n, तो उस तब इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा जाए तो हम लोग इसी के आगे n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। यहीं पे लिख दे रहे हैं इफ नंबर ऑफ टर्न्स in the coil is n, then induced EMF क्या लिखेंगे? तो माइनस n डी फाई बी बाई डी टी, ठीक ना। सिंगल टर्न है तो डी फाई बाई डी टी, वही फाई बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्योंकि अब फाई जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए भी यूज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। तो फाई बी लिख दें तो मैग्नेटिक फ्लक्स समझ ले, और फाई ई लिख दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझे, है ना। और ईएमएफ कहाँ डेवलप होता है? तो कोई भी लूप में। इसलिए आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनीशन पढ़ लिए, फैराडे लॉ के स्टेटमेंट को समझ लिए हैं। अब आगे जो है, पहले आप इसको लिख लें फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग इसमें आगे जो है लेंज लॉ को सीखते हैं। फैराडे लॉ तो पढ़ लिए। देखिए लेंज लॉ जो है ना, वो मेनली सिखाता है कि कोई भी सर्किट में, लूप में जो करंट का फ्लो होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, उस लूप में कैसा पोलैरिटी डेवलप होगा, इसके बारे में वो कंसेप्ट देता है। तो पहले स्टेटमेंट हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग प्रॉपर्ली उसको समझ लेते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि एक कंडक्टिंग लूप है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं, फील्ड इनवर्ड, और इस वायर को इधर मूव करा रहे, तो जाहिर है इधर मूव कराएंगे तो एरिया में चेंजिंग होगा, यानी फ्लक्स में चेंजिंग होगा। फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा? तो जाहिर है बढ़ेगा, क्योंकि एरिया बढ़ रहा। फ्लक्स तो आप जानते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। तो अगर एरिया बढ़ेगा और फील्ड ज्यों का त्यों है, थीटा पे कोई असर पड़ नहीं रहा है। थीटा तो तब न बदलता जब एरिया वेक्टर के डायरेक्शन बदला जाता है, कॉइल को रोटेट कराया जाता है। तो एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, और फ्लक्स में जब चेंजिंग होगा तो इसमें करंट का फ्लो होगा। फैराडे का तो यही स्टेटमेंट है, इसमें ईएमएफ डेवलप होगा और करंट का फ्लो होगा।
तो करंट का फ्लो दो ही तरीके से ना हो सकता, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा नहीं तो क्लॉकवाइज। दो ही तरह का करंट हो सकता और तो कुछ होगा नहीं। तो कैसा करंट का फ्लो कराया जाए, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ठीक, ध्यान से देखें। अब जो है लेंज लॉ का जो स्टेटमेंट है, बढ़िया समझेंगे उसको। लेंज लॉ ये कहता है कि कोई भी लूप में ऐसा करंट का फ्लो होगा जो फ्लक्स चेंजिंग को अपोज करेगा। मतलब फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो उसको घटाना चाहेगा, और घट रहा है तो बढ़ाना चाहेगा। थोड़ा देखना, लेंज लॉ क्या कहता है कि कोई भी लूप में, कॉइल में, सर्किट में ऐसा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा जो करंट, जो चेंजिंग ऑफ फ्लक्स है, यानी फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो उसको घटाना चाहेगा, और घट रहा है तो उसको बढ़ाना चाहेगा। मतलब कि चेंजिंग ऑफ फ्लक्स को वो अपोज करेगा, यानी वो चाहेगा नहीं फ्लक्स ना बढ़े ना घटे। इसको हम लोग इसीलिए लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। मतलब वो स्टेट में चेंजिंग नहीं चाहता है, बढ़ेगा तब भी विरोध करेगा, घटेगा तब भी विरोध। बढ़ेगा तो उसको घटाना चाहेगा, और घटेगा तो बढ़ाना चाहेगा। तो ध्यान से देखना, मतलब यहां पे फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो जाहिर है बढ़ रहा है। तो कोई कहेगा तब करंट का फ्लो किधर होगा? तो ध्यान से सुनना, एक बात जानो, कोई भी लूप में, वो किसी भी शेप का लूप हो, कोई भी लूप में जब करंट होता है क्लॉकवाइज तो अपना मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर देता है इनवर्ट, और अगर करंट होता है एंटी क्लॉकवाइज तब यह मैग्नेटिक फील्ड देता है आउटवर्ड। ठीक, थोड़ा समझना। बोलो, पहले से मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड, जो पहले से मौजूद है। अभी इसके करंट के कारण हम बात नहीं कर रहे हैं। अब आप क्या किए, इसको इधर लेके भागने लगे तो एरिया बढ़ने लगा, एरिया बढ़ने लगा तो फ्लक्स बढ़ने लगा, फ्लक्स बढ़ने लगा तो ऐसा करंट का फ्लो होगा जो फ्लक्स, बढ़ने वाले फ्लक्स को विरोध करेगा, वो बढ़ने देना नहीं चाहेगा। तो पहले का फील्ड किधर है? तो पहले का फील्ड है इनवर्ड, तो वो कहेगा हम इस फील्ड को विरोध करेंगे। तो पहले का फील्ड इनवर्ड है तो ये अपना फील्ड किधर रखना चाहेगा? आउटवर्ड। अपना चाहेगा आउटवर्ड, तब ना उसको विरोध कर पाएगा। पहले का एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो ये ऐसा करंट का फ्लो कराएगा जो अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउटवर्ड। तो इस तरह से नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? घट जाएगा, और नेट फील्ड जब घट जाएगा तो फ्लक्स को विरोध करने का कोशिश करेगा कि नहीं? मतलब एक तरह से फ्लक्स जो है यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन ये अपने तरफ से कोशिश क्या कर रहा है कि फ्लक्स घटे। तो ये कब पॉसिबल है? तो जब इसमें करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा समझना, लेंज लॉ स्टेटमेंट तो लिखेंगे ही, फिलहाल आप यही समझें। फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये ऐसा करंट का फ्लो कराएगा जो पहले से मौजूद मैग्नेटिक फील्ड है उसको विरोध करे, और फ्लक्स अगर घट रहा है, जैसे मान लो इसी एग्जाम्पल में अगर ये जो वायर है इधर मूव करता, तो सोचो इधर मूव करता तो एरिया घट रहा होता ना, लूप का एरिया कम होता ना, और एरिया घटता तो फ्लक्स घटता, और फ्लक्स जब घट रहा होता तो लेंज लॉ कहता है इसमें ऐसा करंट का फ्लो होगा जो इसके एग्जिस्टिंग फील्ड को सपोर्ट करेगा। यानी वो चाहेगा कि फ्लक्स घटे नहीं, फ्लक्स जो है वही के वही रहते, उसके लिए विरोध करेगा वो। तो देखो जो वर्ड बोल रहे हैं तो बहुत बार कंफ्यूजन भी हो जाता है कि आप बार बार विरोध के बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, जैसे ये घट रहा है और घटने नहीं देना चाह रहे हैं,
तो बतलाओ हम चेंजिंग का तो विरोध ही ना कर रहे हैं, तो वो विरोध करने का क्या तरीका है? इसका एग्जिस्टिंग फील्ड को सपोर्ट कर दो। मतलब कोई घट रहा है और घटने मत दो। किसी का पैसा खर्च हो रहा है और तुम उसको घटने नहीं देना चाहते हो, तो क्या करोगे? उसको सपोर्ट करोगे ना, और उसको देते जाओ कि वो घट रहा है तो मेंटेन रहे। यानी लेंज लो तो कहता है कि भाई ये चाहता है कि ना बढ़े ना घटे। जब घटता है तो सपोर्ट करके उसको रोक के रखना चाहता है, अब बढ़ता है तो विरोध करके रोक के रखना चाहता है। यानी कि एरिया घट रहा है तो फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है तो ऐसा करंट का फ्लो होगा जो पहले से मौजूद मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है उसको सपोर्ट करेगा। तो ठीक, सपोर्ट करेगा। तो करंट कैसा चाहिए? तो क्लॉकवाइज चाहिए, तब ना इनवर्ड को सपोर्ट कर पाएगा। समझ पाए क्या? ठीक ना। पहले आपको क्या पता लगाना है कि देखो फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो ऐसा करंट का फ्लो कराओ कि पहले से जो मौजूद मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करे। अगर घट रहा है तो ऐसा करंट का फ्लो कराओ कि पहले से जो मौजूद मैग्नेटिक फील्ड है उसको सपोर्ट करे। ठीक ना। यानी पहले से जो मौजूद मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर विरोध कर दिए तो फ्लक्स का विरोध कर दिए, मतलब इंक्रीजिंग फ्लक्स का विरोध कर दिए। उसको अगर सपोर्ट कर दिए तो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज कर दिए। यानी लेंज लॉ इनडायरेक्टली यही कहता है कि फ्लक्स को बढ़ने से भी रोकने का कोशिश करना है और घटने से भी रोकने का कोशिश करना है इंड्यूस करंट के हेल्प से। अब लेंज लॉ के तो हम लोग जो स्टेटमेंट देते हैं वो कुछ इस तरह से देते हैं, बोलते हैं द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेज द चेंज दैट हैज इंड्यूस्ड इट। ये उसी चेंज को विरोध करता है जिसके कारण इंड्यूस हुआ है। यानी जो इंड्यूस करंट है, ये जो इंड्यूस करंट है ये क्यों इंड्यूस हुआ, क्यों पैदा हुआ ये करंट? तो बोलेंगे फ्लक्स चेंजिंग के कारण। तो फ्लक्स बढ़ने के कारण कि घटने के कारण? तो बढ़ने के कारण। तो बोलेंगे बढ़ने के कारण पैदा अगर हुआ है तो ये ऐसा करंट का फ्लो होगा जो पहले से मौजूद जो फील्ड है उसको विरोध करेगा, और घटने के कारण अगर पैदा हुआ है तो पहले से जो मौजूद फील्ड होगा उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें जैसे कंडक्टिंग लूप है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया और ये इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा समझना। तो फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, और फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो ऐसा करंट का फ्लो होगा जो इसके एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को विरोध करेगा। ठीक ना। बढ़ रहा है तो विरोध करेगा। तो बोलेंगे तो कैसा करंट होगा? तो बोलेंगे करंट क्लॉकवाइज होगा, तभी ना विरोध करो। पहले से आउटवर्ड है तो क्लॉकवाइज हो गया तो अपना फील्ड किधर देगा? इनवर्ड। है कि नहीं? आसान। ठीक। अब देखो, मान लो इसी में कह देता है इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग। तो सोचो अगर डिक्रीजिंग होता तो बोलते क्या भाई मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो ऐसा करंट का फ्लो होगा जो पहले से मौजूद मैग्नेटिक फील्ड है उसको सपोर्ट करेगा। तो पहले का फील्ड किधर है? आउटवर्ड। मुझे सपोर्ट करना है तो मेरा भी आउटवर्ड हो ही चाहेगा ना, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट दे देगा, तो सपोर्ट कर देगा, है ना। यानी कि आपको मेन देखना है फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ रहा है तो एग्जिस्टिंग फील्ड को विरोध करना है, घट रहा है तो एग्जिस्टिंग फील्ड को सपोर्ट करना और उसी के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को रखना है। अब चलिए इसी बात को हम लोग दूसरे ढंग से क्या बोलते हैं। जैसे मान लो कोई कंडक्टिंग लूप है ना, जैसे चलो कंडक्टिंग लूप, और हम लोग क्या किए, एक मैग्नेट को जिसका ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, इसके नज़दीक ले जा रहे। तो जाहिर है
नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगा, कुछ इसी तरह से ना। चलो ध्यान से देखना, यानी इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स पास तो कर रहा है, लेकिन केवल फ्लक्स को पास करने से तो करंट इंड्यूस हो नहीं जाता है। आप तो जानते हैं कि करंट को इंड्यूस होने के लिए फ्लक्स में चेंजिंग जरूरी है। अब आप क्या किए, इस मैग्नेट को यहाँ रख दिए और लूप को भी यहाँ रख करके छोड़ दिए, तो क्या होगा, करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। बोलेंगे नहीं। अब आप क्या किए, इसको इधर लेकर जाने लगे। ध्यान से देखना, तो नॉर्थ पोल को इधर लेकर के जाने लगे, तब इसमें ऐसा करंट का फ्लो होगा जो फ्लक्स को विरोध करे, बढ़ने से रोके, क्योंकि नज़दीक ले जाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा ना। ठीक, तो बोलेंगे कि इसमें ऐसा करंट का फ्लो होगा कि इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ये अपना उल्टा रखेगा, तो करंट ऐसा होगा। अब थोड़ा समझना इसी को, जैसे कोई लूप में करंट ऐसा, तो ऑलरेडी बतलाए थे कि देखो सही मायने में नॉर्थ पोल साउथ पोल कुछ होता नहीं है। करंट कैरिंग जो लूप होता है ना, उसी के एक साइड को नॉर्थ पोल बोलते हैं, दूसरे साइड को साउथ पोल बोलते हैं। तो जैसे देखो ये करंट कैरिंग लूप है ना, करंट कैरिंग लूप, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस किया, ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है इस तरह से, है ना, ये बाहर वाला पार्ट है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस किया, तो सोचो फील्ड का यही लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है, तो बोलोगे ना इधर हो गया नॉर्थ पोल और इधर क्या हो गया साउथ। यानी कोई भी करंट कैरिंग लूप जो है उसके एक साइड में जिधर फील्ड निकल रहा होता है उसको नॉर्थ बोल देते हैं, दूसरे साइड को साउथ बोल देते हैं। तो वैसे ही हम लोग बोलेंगे कि देखो हम नॉर्थ पोल को इसके नज़दीक ले गए तो ये कैसा बिहेव करने लगा, तो ये बिहेव करने लगा नॉर्थ पोल जैसा। मतलब कि ये जो लूप है ना, अपना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर प्रोड्यूस कर दिया, यानी ये नॉर्थ पोल जो इधर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दे रहा था, ये उसको अपोज करने के लिए उसके अपोजिट में अपना मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर दिया। यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि लूप में पोलैरिटी डेवलप हो गया। एनसीईआरटी बुक में जो स्टेटमेंट है उसमें ऐसे बोलता है, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it। मतलब कि इस लूप में ऐसा पोलैरिटी डेवलप होगा, यानी अगर नॉर्थ पोल आ रहा है इसके नज़दीक तो ये क्या करेगा, खुद नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये वाला इसका फेसिंग साइड जो है, और वो इसको अपोज करने लगेगा, उस चेंजिंग को विरोध करने लगेगा। ठीक ना। अगर यही मैग्नेट इसके नज़दीक ना आकर के, चलो हम दूसरा फिगर बना लेते हैं, अगर यही मैग्नेट जो है ना दूर जा रहा होता इससे, तब इसमें मालूम है, तब ये साउथ पोल डेवलप करता है, तब इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस सेंस में, यानी कि जब दूर जा रहा होगा तो फ्लक्स घटेगा। अब फ्लक्स घटेगा तो ऐसा करंट का फ्लो कराएगा जो उसको घटने से रोके, मतलब कि मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करे। तो आपको मालूम है ना, मौजूद मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो अगर ये साउथ पोल होगा तो आप जान रहे हैं ना साउथ पोल में लाइंस ऑफ फोर्स इंटर करता है, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स इंटर करता है, यानी कि ये सपोर्ट करने लगेगा। ठीक ना। क्या समझे कि अगर आप नॉर्थ पोल को नज़दीक ले जाएंगे कंडक्टिंग लूप के, तो ये भी नॉर्थ पोल जैसा भी है, इसमें ऐसा पोलैरिटी डेवलप होगा कि ये भी नॉर्थ पोल जैसा रोल करने लगेगा और इसको विरोध करेगा। इसको नहीं समझो ना, ऐसे ये नॉर्थ पोल बन गया, ये भी नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, कहे चलो भागो इधर। लेकिन जैसे ही नॉर्थ पोल दूर भागने लगेगा
तो ये साउथ पोल बन जाएगा और कहेगा चलो आ जाओ वापस आओ, ठीक ना। मतलब कि ना बढ़ने देना चाहता है ये फ्लक्स को, ना घटने देना चाहता है। जब आप फ्लक्स को बढ़ाते हैं तो ये ऐसा करंट का डायरेक्शन सेट कर देता है जो उसको विरोध करके घटाए, और जब आप घटाते हैं तो उसको सपोर्ट करके उसको बढ़ाने लगता है। तो चलिए, ये तो हम एग्जाम्पल आपको लिए। अब प्रॉपर वे में स्टेटमेंट वगैरह कैसे लिखेंगे, ठीक ना, इसको बतलाते हैं। पहले इसको लिखो, उसी फिगर को रिपीट कर दिए हैं। जैसे देखें, नॉर्थ पोल को इसके नज़दीक ले जाएंगे तो इसमें ऐसा करंट का फ्लो होगा जिससे कि ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करे। यानी देखो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट हुआ तो ये अपना फील्ड इसके विरोध में देने लगा। या ये कहो, इस मैग्नेट को हम इसके नज़दीक ले जा रहे हैं तो इसमें नॉर्थ पोल डेवलप होगा तो इसको रिपेल करेगा ना, यानी नज़दीक आने से रोकेगा। तो ऐसा जब करंट होगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, तब ना फील्ड लाइन इधर निकलेगा। तो जिधर से निकलता उसको नॉर्थ बोलते हैं, उसके अपोजिट साइड को साउथ बोल देते हैं। अब देखो, इसी केस में अगर ये मैग्नेट इधर जा रहा होता तब जो है ये कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल के जैसा, ठीक ना। मतलब कि ये नज़दीक आ रहा है तो आने से रोकने के लिए नॉर्थ पोल बन जाएगा, दूर जब जाना चाहेगा तो जाने से रोकने के लिए साउथ पोल बन जाएगा। अब जो है, जो स्टेटमेंट है लेंज लॉ का, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it। देखो, ये स्टेटमेंट एक लाइन में बहुत बढ़िया समझ में नहीं आता है, लेकिन एक कहना यही चाह रहा है कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इसको प्रोड्यूस किया है, इसमें ऐसा पोलैरिटी डेवलप होता है जो उस चेंज को अपोज करता है, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट को हम लोग दूसरे तरह से ऐसे भी लिखते हैं, बोलेंगे द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट it opposes the change that has induced it, ठीक। आपको लगेगा दोनों तो अबूझ पहेली ही है, तो ध्यान से देखें। सेकंड वाला लाइन क्या कह रहा है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा जो चेंज इन फ्लक्स जिसके कारण ये इंड्यूस हुआ है उसको विरोध करेगा, ठीक। आइए इसको थोड़ा सा और जो है एक्सप्लेन करके देखते हैं, क्योंकि देखो स्टेटमेंट याद तो कर लिए, जब तक वो दिमाग में बैठता नहीं है पूरी तरह से तो वो स्टेटमेंट बहुत दिन तक याद भी नहीं रह पाता। तो स्टेटमेंट तो अपने जगह है, अगर आप बात को समझे हुए हैं, सपोज कीजिए एग्जाम में आ गया लेंज लॉ क्या है और आप स्टेटमेंट भूल गए, लेकिन आप ऐसे लिखे कि लेंज लॉ कहता है कि कोई भी लूप में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा जो उस चेंज को विरोध करेगा जिसके कारण वो करंट इंड्यूस हुआ। अच्छा ठीक है, ये तो बढ़िया स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हो गया, लेकिन आप ऐसे बोलेंगे कि भाई देखो, कोई भी लूप में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देखना है
तो पहले ये देख लो फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ऐसा करंट का डायरेक्शन होगा जो पहले से मौजूद मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करेगा, और अगर फ्लक्स घट रहा है तो पहले से जो मौजूद मैग्नेटिक फील्ड है उसको सपोर्ट करेगा। ऐसा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा। यानी इसको देखो, थोड़ा एक्सप्लेन करें तो ऐसे बोलेंगे, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इंक्रीजेज विथ टाइम, ठीक ना, टाइम के साथ अगर इंक्रीज कर रहा हो, इंक्रीजेज विथ टाइम, देन इंड्यूस करंट opposes the existing magnetic field, यानी पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है उसको जो है इंड्यूस करंट अपोज करता है जब फ्लक्स बढ़ रहा हो। और इसी में बोलेंगे एंड व्हेन फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स decreases with time, then induced current supports, या इसी को स्ट्रेंथन भी बोलते हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा, स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये सपोर्ट करेगा जब फ्लक्स घट रहा। तो ये तो हम लोग स्टेटमेंट लिखे एक एग्जाम्पल को और एक्सप्लेन करते हैं। पहले आप इसको लिख लें। चलिए एक एग्जाम्पल देखें। एक कंडक्टिंग लूप है, चलिए मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। आप क्या किए, इसको इधर लेकर के जा रहे हैं, तो जाहिर है लूप का एरिया बढ़ रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बढ़ेगा। बोलेंगे क्या, एरिया ऑफ द लूप इंक्रीजेज, hence magnetic flux through the loop will increase, है ना। तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स जब बढ़ेगा तो इसमें ऐसा करंट का फ्लो होगा जो पहले से मौजूद फील्ड है उसको अपोज करेगा। तो पहले से मौजूद फील्ड किधर है, इनवर्ट। तो इसमें ऐसा करंट का फ्लो होगा जो इसको विरोध करे, यानी वो अपना किधर रखना चाहेगा, आउटवर्ड। तो बोलेंगे क्या कि इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, इसलिए हेंस अब हमको अपना फील्ड बाहर रखना है क्योंकि इसका इनवर्ड है। अरे करंट तो वही ना हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर कर देंगे तब तो इसको सपोर्ट कर देगा, हमको सपोर्ट नहीं करना है, विरोध करना है। क्यों, क्योंकि फ्लक्स एरिया बढ़ रहा है इसलिए फ्लक्स भी बढ़ रहा है। तो बोलेंगे क्या कि हेंस इंड्यूस्ड करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें आप लोग करंट का डायरेक्शन बतलाएंगे, ठीक ना। लेक्चर को पॉज करके और आप खुद से सोचेंगे। कहा गया ये इधर भाग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। बोलो जल्दी से करंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो बोलेंगे ये देख लो फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो फ्लक्स जो है वो घट रहा है, ठीक ना। फ्लक्स यहाँ डिक्रीज कर रहा है, ठीक। तो ऐसा करंट का फ्लो होगा जो इसको पहले से मौजूद फील्ड को सपोर्ट करेगा। तो पहले से मौजूद फील्ड आउटवर्ड है और इस आउटवर्ड फील्ड को मुझे सपोर्ट करना है, तो ऐसा करंट का फ्लो हो जो अपना फील्ड भी आउटवर्ड दे। तो जाहिर है जब एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है तो वो अपना फील्ड किधर देता है, आउटवर्ड देता है ना। इस एग्जाम्पल को हम लोग समझ गए। चलिए एक बात और आपको इसमें सिखा रहे हैं। ऐसा करें ना, पहले आप इस एग्जाम्पल को लिख लें। अच्छा, आप कुछ बात याद करें, जैसे आपको सिखाए थे पहले के चैप्टर में कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, बतलाइए तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना। याद आ रहा है फॉर्मूला कि एलिमेंट पर आई डी एल क्रॉस बी, स्ट्रेट वायर हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो आई एल क्रॉस बी, ये सब फोर्स सिखाए थे ना। तो देखो, तो अगर कोई पूछे कि इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो स्ट्रेट वायर के लिए हम लोग पढ़े थे आई एल क्रॉस बी। तो एल इधर और बी अंदर, बी अंदर एल इधर, देखो फोर्स इधर, यानी इस करंट कैरिंग वायर पर इधर फोर्स लगेगा। अगर यही आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता, मान लो करंट कैरिंग वायर को ऐसे रख दिए, अब कोई पूछता फोर्स किधर, बोलते आई इधर, बी बाहर, फोर्स नीचे लगेगा, है कि नहीं। ये सब क्यों याद दिला दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। जैसे ये एक कंडक्टिंग लूप बन गया, ठीक ना, कंडक्टिंग लूप। और ये जो वायर है ना, इसको तुम इधर प्रोजेक्ट कर दिए, मान लो V0 स्पीड से, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट में, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, ठीक। एक बात बतलाओ, इस वायर पे फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा तो किस डायरेक्शन में। तो अभी आप सीखे ना कि अगर इस वायर को इधर प्रोजेक्ट करेंगे तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, तो इसमें करंट का फ्लो होगा, ऐसा करंट का फ्लो होगा जो मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को विरोध करेगा, और वो करंट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा सोचना, ये जो मूवेबल रॉड है तुम इसको प्रोजेक्ट कर दिए इधर, इसमें करंट का फ्लो इधर होने लगा। अब पूछा ये जा रहा है कि इस वायर पे फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। प्रोजेक्ट करके तुम छोड़ दिए, तो देखो तो यही ना केस है, आई इधर बी अंदर, फोर्स इधर होगा क्या, यानी इस वायर पर इधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यानी ये वायर जैसे जैसे आगे जाएगा ये स्लो होते जाएगा, ठीक ना। ये वायर जो है स्लो होते जाएगा,
यानी जब यहाँ पहुँचा और इसका वेलोसिटी घट करके v हो गया, यानी v का वैल्यू v0 से कम, ठीक ना। तो एक तो ऐसे सोचो कि हम इस वायर को प्रोजेक्ट कर दिए इधर, लेकिन इसमें अपने आप ऐसा करंट का फ्लो हुआ जो इसको उधर जाने से रोक रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक तो लेंज लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया कि भाई देखो ऐसा नहीं है कि जितना वेलोसिटी दे दोगे वही बना रहेगा, पहले से रुका हुआ था ना। तो पहले से रुका हुआ था और अचानक आप वेलोसिटी दे दिए, आप उसके इनर्शिया स्टेट को चेंज कराना चाह रहे हैं ना, तो इसमें ऐसा फोर्स डेवलप हो गया जो अपने काइनेटिक एनर्जी को गेन नहीं करना चाह रहा, उसको विरोध कर रहा है। इनर्शिया का रूल भी यही ना है कि वो जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में बने रहना चाहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। लेकिन इस पर तो अब देखो, अब तो फोर्स लगने लगा, तो अब तो इसके वेलोसिटी को तो ज्यों का त्यों रहने नहीं देगा। हाँ, रुका हुआ रहता तो रुका हुआ रहता, जैसे ही इसको इनर्शिया चेंज करेगा तो एक नया फोर्स डेवलप हो गया। एक तो ये हो गया, मतलब इनर्शिया का नेचर यही ना होता है कि बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में बना रहे, मतलब ये भी चाहता है रुका हुआ है तो रुका हुआ रहे, जब इधर जाएगा तो उधर से विरोध करेगा, अगर इधर प्रोजेक्ट कर दोगे तो यही फोर्स उल्टा अपना लग जाएगा, ठीक है। एक तो बात ये हम लोग समझे, मतलब समझ लो एक तरह से ऐसा फोर्स भी डेवलप हो जा रहा है ना जो इसको आगे जाने से रोकना चाहता है। अगर इसी को इधर प्रोजेक्ट कर दोगे तो इधर प्रोजेक्ट करते तो करंट का सेंस उल्टा ना होता, तो ये फोर्स भी इधर हो जाता, यानी इधर भी जाने से रोकेगा। और दूसरी बात जो सीखना है इसमें वो ये है कि सोचो यहाँ अगर इस रॉड का काइनेटिक एनर्जी देखें तो ½ mv0 है, और जब यहाँ पहुँचा तो काइनेटिक एनर्जी इसका घट गया, ठीक। तो ये गया कहाँ? हम लोग तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जानते हैं कि भाई एनर्जी में तो कोई चेंजिंग होता नहीं है। तो देखो जी, जब ये रॉड रुका हुआ था तो कोई करंट पास नहीं ना कर रहा था, लेकिन जैसे ही रॉड में वेलोसिटी दिए तो इसमें करंट पास करने लगा, और आप जो काइनेटिक एनर्जी दिए वो घटने लगा, और जो इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बढ़ने लगा। अब चाहे वो हीट एनर्जी के रूप में हो या जिस एनर्जी के रूप में हो, इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी वो बढ़ने लगा। यानी कि बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द लूप। मतलब कि अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है और यहाँ काइनेटिक एनर्जी मान लो 75 जूल है, तो इसका मतलब रॉड यहाँ से यहाँ तक आया तो इसका 25 जूल एनर्जी जो है किसी और फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी वगैरह के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी लेंज लॉ जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया तो है ही, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, ठीक ना। इसीलिए हेडिंग में ही दिया रहता है लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी इसको याद रखना कि लेंज लॉ इज नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक ना। ये कुछ और नहीं बल्कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ गए, ठीक ना। तो चलिए, हम लोग जो हैं अभी तक सीखने के नाम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या सीखे? ये सीखे कि कोई भी कंडक्टिंग लूप के थ्रू जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है तो ईएमएफ डेवलप होता है। फैराडे लॉ का स्टेटमेंट क्या था?
तो कोई भी लूप में कॉइल में जो ईएमएफ डेवलप होता है वो इक्वल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और लेंज लॉ क्या बतलाता है? तो लेंज लॉ बतलाता है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, है ना। तो इतना ही बात हम लोग सीखे। सीखने के लिए तो बस यही 2 स्टेटमेंट सीखे, लेकिन ये जानिए कि आगे का जो पूरी कहानी है इस चैप्टर का बस इसी 2 कंसेप्ट पर बेस्ड है, जो फैराडे लॉ है और लेंज लॉ है। तो उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। अगले लेक्चर को करने के पहले इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। कोशिश किए हैं कि पूरा लिटरेचर भी लिखे जिससे नोट्स बनाने में आपको दिक्कत नहीं हो। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।